नमस्कार। स्टडी विद ऑल इन वन के आज के इस खास डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो है मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हमारा मुख्य उद्देश्य उन मूलभूत और नैसर्गिक अधिकारों को गहराई से समझना है, जो किसी भी व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। मानवाधिकारों की प्रकृति को समझने के लिए हमें नैसर्गिक अधिकार की अवधारणा को समझना होगा। नैसर्गिक मतलब नेचुरल। ये वो अधिकार हैं जो किसी सरकार या सत्ता द्वारा दान में नहीं दिए गए हैं, बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। मतलब व्यक्ति के जन्म लेते ही ये अधिकार उसके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। जी बिल्कुल। इनकी प्रकृति सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक होने का अर्थ है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्राप्त होते हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके मुख्य आधार क्या है? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: स्वतंत्रता, समानता, जीवन की सुरक्षा और न्याय। चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इनके बिना एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करना ही असंभव है। और इतिहास में जब जब इन अधिकारों का हनन हुआ है, मानवता ने भयानक तबाही देखी है। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 का दिन मानव अधिकारों के वैश्विक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 दिसंबर 1948। जहां तक मुझे याद है, इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोई ऐतिहासिक घोषणा की थी। बिल्कुल सही। इसी दिन यूएन ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर को अपनाया था। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज को दुनिया में मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा। तो इस दस्तावेज में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना बड़ा दर्जा दिला दिया? इसमें कुल 30 अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। ये 30 अनुच्छेद उन अधिकारों को साफ साफ सूचीबद्ध करते हैं जिनका संरक्षण करना दुनिया के प्रत्येक देश का परम कर्तव्य है। इसी महान उपलब्धि की याद में हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई। अगर हम भारत के परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करें तो भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण की नींव सीधे हमारे संविधान में ही निहित है। आप संविधान के भाग 3 की बात कर रहे हैं ना, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बिल्कुल। संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार शामिल हैं, वास्तव में मानवाधिकारों का एक बहुत सुदृढ़ रूप है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मेरे मन में एक तार्किक असहमति उठती है। कैसी असहमति? मतलब जब संविधान का अनुच्छेद 32 पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से नागरिकों को इतनी मजबूत सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो फिर भारत सरकार को 1993 में एक अलग से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और नई जांच एजेंसियों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, कानूनी रूप से तो अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश की व्यावहारिक चुनौतियों को समझिए। हर गरीब या पीड़ित व्यक्ति के लिए सीधे दिल्ली आकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना संभव नहीं है। न्यायपालिका पर मुकदमों का भारी बोझ भी है। हाँ, ये तो है। समय और संसाधन दोनों की कमी होती है लोगों के पास। इसीलिए 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रभावी हुआ। इस विशेष कानूनी ढांचे का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना करना था जो अधिकारों के उल्लंघन की खुद संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच कर सकें, और इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन संभव हो सका। तो NHRC एक तरह से वो संस्था है जो जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों की पहरेदारी करती है। स्रोत सामग्री के अनुसार इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में हुई थी, है ना? जी बिल्कुल, 12 अक्टूबर 1993। ये एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस, जो सरकार की सीधे नियंत्रण से स्वतंत्र होकर काम करता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह स्वतंत्र है तो इसकी संरचना कैसे तय होती है? मतलब इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन और यहीं पर इसका सबसे दिलचस्प तंत्र काम करता है। राष्ट्रपति ये नियुक्ति सीधे अपनी मर्जी से नहीं करते। इसके पीछे एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश होती है। ओह, तो उस चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? इस समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं।
उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसकी निष्पक्षता को सबसे ज्यादा बल तब मिलता है जब इसमें दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ये बहुसदस्यीय संरचना वाकई बहुत शानदार है। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का एक ही मेज पर बैठकर इस समिति में शामिल होना ये संस्था की पूर्ण निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन तंत्र है। कोई भी एक तरफा फैसला नहीं थोप सकता। बिल्कुल। इस चेक एंड बैलेंस की वजह से ही एनएचआरसी एक मजबूत और पारदर्शी संस्था के रूप में खड़ी है। अब अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कानून में समय समय पर अद्यतन जानकारी और बदलाव भी आते रहते हैं। हाँ, मैंने 2019 के एक बड़े संशोधन के बारे में पढ़ा था, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। उसमें क्या प्रमुख बदलाव किए गए? इस संशोधन के तहत आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अब सीमित कर दिया गया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अध्यक्ष की नियुक्ति की योग्यता के नियमों में किया गया है। योग्यता के नियमों में? वो कैसे? पहले ये नियम था कि केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन इसी विस्तृत नियम के तहत आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस सब का वास्तविक अर्थ क्या है? मेरा मतलब है, अध्यक्ष पद के लिए योग्यता के दायरे को केवल मुख्य न्यायाधीश से बढ़ाकर किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश तक विस्तृत करने के पीछे क्या व्यवहारिक कारण रहे होंगे? इसका सबसे बड़ा व्यवहारिक कारण ये है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बहुत सीमित होती है। कई बार उपयुक्त उम्मीदवार के न मिलने के कारण यह पद लंबे समय तक खाली रह जाता था। दायरे को विस्तृत करने से योग्य और अनुभवी न्यायाधीशों का एक बड़ा पूल उपलब्ध हो गया, जिससे संस्था का काम सुचारू रूप से चलता रहे। ये तो बहुत ही तार्किक कदम लगता है। अब इस गहरे विश्लेषण के बाद अपने श्रोताओं के लिए स्रोत सामग्री के आधार पर मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। आप सभी के लिए आज का प्रश्न ये है। श्रोताओं को इसका उत्तर स्वयं सोचकर टिप्पणी में जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी अपने उत्तर कमेंट करके जरूर साझा करें। लेकिन सत्र समाप्त करने से पहले क्या आप कोई ऐसा अंतिम विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे खुद से विचार कर सकें? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। हमने देखा कि कागजों और संस्थाओं के माध्यम से मानवाधिकारों का ढांचा अत्यंत सुदृढ़ प्रतीत होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अधिकार केवल तभी तक सुरक्षित हैं जब तक समाज स्वयं उनका सम्मान करने की नैतिक जिम्मेदारी उठाता है? ये तो बहुत गहरी बात है। जी, क्या केवल कानूनी संशोधन और नई एजेंसियां बना देना ही पर्याप्त है, या मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए समाज की बुनियादी सोच में निरंतर विकास आवश्यक है? जब तक समाज में समानता का भाव नहीं होगा, केवल कानून हमें पूरी तरह से नहीं बचा सकता। ये एक ऐसा विचारणीय बिंदु है जो हर नागरिक को आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। कानूनी ढांचे अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी सामूहिक नैतिकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्टडी विद ऑल इन वन के आज के इस डीप डाइव सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में।